नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज मेरे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तराखंड में आए थे उन्होंने कहा था कि इस राज्य को वो गुड गवर्नेंस देंगे, इस राज्य को वो एक रोल मॉडल बनाएंगे। अब उसकी जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कंधों पर है। वो किस तरह से इस राज्य को आगे ले जाएंगे, उनका रोड मैप क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, इस पर बात करने के लिए आज कुछ मौजूद है मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ऐतिहासिक मैंडेट मिला है। उत्तराखंड के इतिहास में 46.5% वोट और 57 सीटें। आप समझते हैं कि जनता ने कितना बड़ा भरोसा आप लोगों पर जताया? निश्चित रूप से जनता ने हमारे ऊपर जितना हम सोच रहे थे उससे अधिक भरोसा जताया है और इसलिए हमारे लिए एक आज जो जिम्मेदारी है हमारी वो और अधिक बढ़ गई है। जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं आज राज्य में, आज भी राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा ये विकास है। हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार भी है और हमारा ये मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक विकास की जो गति है वो अवरुद्ध रहेगी। अगर विकास को गति देना है तो भ्रष्टाचार नाम का जो दीमक है इसको हमको हटाना होगा, इसको हमको मारना होगा और उसकी हमने शुरुआत कर ली है। ओके, आपने इंटेंट दिखाया कि आप करप्शन से लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब आपका भी फोकस है कि करप्शन इस राज्य के लिए एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन आपने कहा कि NH-24 मुआवजा मामले में आपने कहा आप CBI इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन जैसे ही आप CBI इंक्वायरी अनाउंस करते हैं 140 फाइलें गायब हो जाती हैं। सर, इसका मतलब आपसे तेजी से वो लोग आगे चल रहे हैं जो इस करप्शन, जिन्होंने करप्शन किया और जो बच निकलने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। आप कैसे निपटेंगे? देखिए, जो भी उससे जुड़ी हुई फाइलें हैं वो हमने उनको पहले डबल लॉक में रखने का निर्णय ले लिया था और अगर फाइलें गायब हुई हैं जी, उसी गंभीरता को देखते हुए हमने जांच को CBI को दिया है। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि वो करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उनके पार्टी के लोग हों चाहे कोई और पार्टी के लोग। निश्चित रूप से करप्शन के प्रति हमारी जो नीति होगी वो जीरो टॉलरेंस की होगी, वो हमारी धर्म युद्ध की होगी। कोई अपना कोई पराया नहीं होगा। भ्रष्टाचार है और इस हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और विकास की गाड़ी को दौड़ाएंगे। उसमें उसका पालन कर दिया जाएगा। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है इस स्टेट की सर, वो है माइग्रेशन। आज 2,80,000 घरों में ताले लटके हैं और ये हालात कितने खराब हैं। 16,826 गांव हैं, 80% ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 500 से कम है। लेकिन उससे चौंकाने वाली रिपोर्ट जो स्टेट की रिपोर्ट है वो कहती है 13 में से 11 जिले जिनकी जनसंख्या ग्रोथ 5.5% है, लेकिन 2 जिले अल्मोड़ा और पौड़ी, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ -1.73 और -1.51 है और हमारा नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ सर वो 17% है। आप सोचिए, किसी भी मुख्यमंत्री की रात की नींद हराम हो जाए उसके लिए आंकड़े काफी हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं? नहीं, देखिए, माइग्रेशन क्यों हुआ हमको उसके कारण में जाना होगा और अगर माइग्रेशन विकास के लिए हुआ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माइग्रेशन अगर भय के कारण हुआ, भूख के कारण हुआ, बेरोजगारी के कारण हुआ, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसलिए हमने पहली ही इस बार विधानसभा सत्र में ये घोषणा की है कि हम जो हमारे सतपाल महाराज, जो हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं मेरे साथ में, उनकी अध्यक्षता में 2 मंत्री और आगे वो टीम अपनी बनाएंगे 9, 10, 11 लोगों की, जिसमें कुछ विशेषज्ञ होंगे जो पलायन पर रोकने के लिए उसका अध्ययन करेंगे, उसका डाटाबेस तैयार करेंगे, वहाँ का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करके और उस पर एक नीति बनाएंगे। हम केवल पलायन को पलायन के रूप में नहीं देखते, हम ये मानते हैं कि पलायन उत्तराखंड के लिए ये सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। मैं आपका बजट देख रहा था, आपका फिस्कल डेफिसिट देख रहा था और आपने खुद ने ये माना आपका जो डेफिसिट है दैट इज 45,000 करोड़। आपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं। जब आप पे कर्ज इतना है, आज केंद्र सरकार ने जो पहले आपको केंद्र सरकार से 90% अनुदान में पैसा मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है।
तो पहले तो अब आप इतना बड़ा चैलेंज कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत नहीं, थोड़ा मैं बता दूं आपको कि एक तो जो 90% जो हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है फिर शुरू हो गया है। एक तो मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में बंद हो गया था, अब वो फिर चालू हो गया है। दूसरी बात, जो 45,000 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर कर्जा है, हम उसको जो लीकेज है, जो चोरी है, सभ्य शब्दों में लोग लीकेज कहते हैं, लेकिन उनको चोरी कहते हैं, और कहीं कहीं तो डकैती नजर आती है। हम इसको रोकेंगे, इससे हम अपनी आय बढ़ाएंगे, हम अपने संसाधन बढ़ाएंगे, अपने संसाधनों के माध्यम से हम अपनी आय बढ़ाएंगे, और हम इंडस्ट्री को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। मैं देख रहा था जब से उत्तराखंड बना तब से आज तक 35 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो भी मेजर सिटिकल एरियाज में हुआ है। सवाल यह है कि आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपका जो 70% एरिया है वो फॉरेस्ट के तहत आता है। आपके लिए एक ह्यूज चैलेंज है सर कि आप इन्वेस्टर्स को कैसे यहाँ पर लाएंगे, कैसे उनसे कहेंगे साहब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में सबसे पहला ऑल वेदर रोड का तोहफा उत्तराखंड को दिया है। हमारी सैकड़ों साल से कह सकता हूँ मैं एक डिमांड रही है हमारे पुराने लोगों की भी, देश की आज़ादी से पहले, कि रेल जो है पहाड़ों की तरफ जाए। कर्णप्रयाग तक हमारा रेल का काम चालू होने वाला है, लैंड एक्विजिशन का काम हो गया। हमारा जो ऑल वेदर रोड का काम है उस पर हमको 3,000 करोड़ रुपये भी हमारे पास आ गया है। हमारा जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए उसकी सहमति होगी, उसका लैंड एक्विजिशन का काम प्रारंभ होना है। तो जो विकास जिस रास्ते पर चलता है, विकास सड़कों के माध्यम से पहुंचता है, विकास ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है उसके माध्यम से, हवाई सेवा है, रेल की सेवा है, बस की रोड की सेवा है, उसके माध्यम से पहुंचता है। और मुझे लगता है कि जो ऑल वेदर रोड का तोहफा हमको मिला है, रेल का तोहफा हमको मिला है, इससे हमारे बहुआयामी विकास होगा। यहाँ पर दुनिया का पर्यटक आएगा जब उसको लगेगा कि मैं उत्तराखंड में जा रहा हूँ, हिमालय पर जा रहा हूँ। एक बूंद गंगा जल का आचमन करने के लिए दुनिया का हिंदू यहाँ पर आना चाहता है। वो बद्री केदार में अपने पुरखों की मुक्ति के लिए आना चाहता है। आप कह रहे हैं टूरिज्म आपके लिए कोर सेक्टर होगा, लेकिन सर अब मैं एम्प्लॉयमेंट में आता हूँ। नहीं, मैं दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ कि हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हमारा जो ये है लखवाड़, उसका हमारा लगभग काम पूरा हो गया है, उसके टेंडर भी हो गए हैं। बहुत जल्दी हमको लगभग 350 मेगावाट बिजली उससे शुरू होगी, उससे भी हमको करोड़ों रुपए की सालाना इनकम होगी। ओके, क्योंकि आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की, हमारे उत्तराखंड राज्य के पास जो कैपेसिटी है वो 27,000 मेगावाट की है, और 3,754 मेगावाट के आसपास आज हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट में मैं आता हूं, हमारा जो बेरोजगारी दर है वो 5% के आसपास है। तकरीबन 8 से 10 लाख बेरोजगार युवा लाइन पे खड़े हैं। पर पलायन और रोजगार का अपना एक लिंक है सर। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे तब तक आप रोजगार सर्जित नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत ज्यादा रोजगार देता है। आपको लगता है आप टूरिज्म सेक्टर से ज्यादा यहाँ पर रोजगार पैदा कर सकते हैं, या आपके दिमाग में कुछ और रोड मैप है? देखिए, टूरिज्म है, हमारे पास एग्रो वेस्ट, हमारा जो इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग का है, एरोमेटिक प्लांट्स का है, हमारे पास बेमौसम फल फूल सब्जी का है, बहुत इस तरह का बहुत अच्छा हमारे पास। देखिए, मैं आपको बताऊं कि देश में 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। 16 क्लाइमेटिक जोन्स में अगर हम समुद्र तटीय छोड़ दें तो 15 तरह की क्लाइमेटिक जोन्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर जैव विविधता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आपने कही है, तो हो सकता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे हम आपको चलिए अच्छा आप खुशखबरी दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर यहाँ जॉली ग्रांट से रोड से होता हुआ आता है और से मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है, वो ये देहरादून के ट्रैफिक में फंस जाएगा। मुझे लगता है उसकी मानसिकता बदल जाए स्टेट के बारे में। आपने देहरादून का हाल देखा है सर, मैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। इतना मैस है सड़कों पर, आपको लगता है कैसे आप देहरादून को एक मॉडल सिटी के तौर पे बनाएंगे इसको? देखिए, हमारे पास एक तो मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट से अगर कोई आना चाहता है, कोई इन्वेस्टर आएंगे, तो हम तो एयरपोर्ट पे पहले उनका स्वागत करेंगे। फूल माला लेकर मैं स्वयं जाऊंगा, उनका स्वागत करूंगा कि आइए हमारे उत्तराखंड में आइए आप। लेकिन आम जनता का क्या होगा? आम जनता के लिए रास्ता खुल जाएगा बहुत जल्दी। हमारा जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है
वो हमारा जाम का जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी 5-6 महीने में हम बिल्कुल उसको दुरुस्त कर देंगे। ओके। बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जब आप पहाड़ पे सड़क बनाते हैं, 1 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, तो आपको 46 लाख रुपए खर्च करने होते हैं, जबकि प्लेन एरिया में आप 28 लाख पे बना देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है सर, क्योंकि आपकी डबल इंजन वाली सरकार है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं, 27% कॉस्ट जो सड़क मेकिंग पे है वो आपकी बेकार हो जाती है बिकॉज ऑफ टाइमली फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाता। आपको लगता है अब आपके पास एक सपोर्ट है कि आप फॉरेस्ट क्लियरेंस लेके फटाफट सड़कें बनाएंगे? देखिए, जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार देश में आई है, पहले 5 हेक्टेयर तक का अधिकार था राज्यों को, आज उसको 50 हेक्टेयर तक का अधिकार फॉरेस्ट क्लियरेंस का आज राज्य सरकार को दे दिया गया है। और कई ऐसे सुधार उन्होंने किए हैं फॉरेस्ट एक्ट में कि आज हमारे जो लंबे समय से जो लंबित पड़े हुए थे जो काम, उनमें बाधाएं थी, वो स्वतः दूर हो गई। दूसरी बात, मोदी जी की स्पष्ट सोच है कि विकास के जो मार्ग में जो भी चीज़ें अवरुद्ध आती हैं उनको हम, उन हर्डल्स को हम दूर करेंगे, तो उसका लाभ हमको मिलेगा। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी हर्डल है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी हर्डल है। ये भ्रष्टाचार इसलिए हमने इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है कि हम इस पर प्रहार करेंगे, इस पर चोट करेंगे, अपना पराया कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर हमने इसको कर पाने में सफल हो गए, और मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे, नहीं सफल हुए तो हम स्वयं हट जाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। हम भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आप कहते हैं आप करप्शन से लड़ेंगे। साहब, यहां तो डीएम और एसएसपी भी जिन जिलों में तैनात होते हैं उनसे भी, उनके लिए भी कोटा फिक्स कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे लड़ेंगे इन समस्याओं से? ये सिस्टम पूरी तरह, मैं कह सकता हूं कि आज 100% हम इसको तोड़ चुके हैं। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में अगर हमको जरा सी भी शिकायत मिली, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने कहा आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, आप रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे। मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूं। पहला है शराब, जिससे आपको एक रेवेन्यू आता है। दूसरा है आपका खनन, जिससे आपको रेवेन्यू आता है। खनन पे हाईकोर्ट पूरी तरह से रोक लगा चुका है, अगले कुछ महीनों के लिए आपको पॉलिसी लानी है उस पर। दूसरा, आप कह रहे हैं आप करप्शन से लड़ेंगे। साहब, जितने आप देखेंगे ये जो आपके पास खनन के पट्टे हैं या आपके जो प्लांट लगे होते हैं, उन प्लांटों में आप देखेंगे राजनेताओं का उनको संरक्षण होता है, राजनेताओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसमें भागीदारी होती है। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कहेंगे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ पेश आएंगे? देखिए, मैंने एक शब्द कहा कि भ्रष्टाचार, ये भी एक भ्रष्टाचार है। और ट्रांसपेरेंसी, हम पारदर्शिता लाएंगे। जहां तक खनन से हमारी आय का सोर्स है, अभी हम लगभग 250 करोड़ रुपए हमको उससे मिल रहा है। इस बार मेरे पास प्रस्ताव आया 325 करोड़ का। मैंने कहा 325 करोड़ नहीं, जब 325 करोड़ लक्ष्य रखेंगे तो ये फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और इसलिए हमने उसको कहा है कि हम इसको 1000 करोड़ का लक्ष्य लेकर के इसको करेंगे। दुर्भाग्य से, और हम कहेंगे कि अभी कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। पर कोर्ट ने इसलिए रोक लगाई क्योंकि अवैध खनन रोकने में राज्य सरकारें नाकाम रही हैं। बड़े पैमाने पे अवैध खनन होता है, राजनेताओं को उनको संरक्षण होता है, अधिकारियों को उनका संरक्षण होता है, इसलिए जो लोग अवैध खनन करते हैं उनको कोई डर है ही नहीं। साहब, आज मैं कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि कोई, आप अपने कैमरे लगा लीजिए, मुझे एक ट्रॉली अगर वहाँ से निकल रही है, कोई मुझे बता दे। आज मुझे कोई, जहाँ जहाँ ये अवैध खनन हो रहा था, आज की तारीख में कोई मुझे बता दे कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, मुझे कोई बता दे, समझा दे वहाँ से, तो मैं फिर या तो मैं रहूँगा या तो फिर वो रहेंगे। शराबबंदी आपको लगता है आपके एजेंडे में है? आप इस प्रदेश को शराब से मुक्त करना चाहते हैं? शराब से हम इस प्रदेश को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल होगा, ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि पहले भी शराबबंदी हुई है, हरियाणा में शराबबंदी हुई है, गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। मैं तो झारखंड का राज्य का प्रभारी हूँ बीजेपी का, और मुझे पता है कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ होती हैं। इसलिए हम इस पर कोई व्यवहारिक नीति अपनाएंगे, लेकिन हाँ, शराब को हम रेवेन्यू का सोर्स नहीं बनाएंगे। एक गैरसैंण की राजधानी को लेकर आप लोग हमेशा कहते रहे इसे अस्थायी राजधानी नहीं, आपको स्थायी राजधानी चाहिए। आपने पहली कॉन्फ्रेंस में कहा जी हम अस्थायी राजधानी के तौर पे इसे देखेंगे। क्या आप लोगों ने अपना स्टैंड चेंज किया है, या आपको लगता है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपने न जाने कहां से शब्द निकाल लिया है, या मुझसे आप बुलवाना चाहते हैं। हमने कहीं भी अस्थायी राजधानी शब्द
प्रयोग नहीं किया है। हमने ये कहा है, आप हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें पढ़ लीजिए। हमने उसमें कहा है कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए सबसे वार्ता करके और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, उन्होंने क्या कहा आपको? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप निडर होकर शासन चलाइए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ये 3 बातें उन्होंने मुझे कही हैं। बाकी उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो भी आपको कभी आवश्यकता होगी आप आइए, प्रधानमंत्री पीएमओ खुला है, आप आइए, जो भी आपसे आप मदद हो सकते हैं उत्तराखंड के लिए मदद। 2 प्राथमिकता आपने पहले 3 महीने में? देखिए, पहली प्राथमिकता तो हमने बता दी, करप्शन से। दूसरा, हमने अपने अधिकारियों को कह दिया है कि आप एक रोड मैप बनाइए कि आप 6 महीने में क्या करेंगे, साल भर में क्या करेंगे। लेकिन अभी हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है, हमारा ऑल वेदर रोड का टॉप प्रायोरिटी है। मुझे लगता है कि ऑल वेदर रोड हमारी अगर 19 तक बन जाती हैं तो उत्तराखंड का विकास ये स्वाभाविक हो जाएगा। एक लास्ट सवाल, मैं जब यहाँ पर घूम रहा था, ज़्यादातर लोगों की शिकायतें थी कि हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक कि हमारा जो सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी डिलीवरी कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। ये उनकी दिक्कत थी। डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर, स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रदेश के लिए। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि कोई बीमारी से न मरे। छोटी मोटी बीमारियों के लिए उसको देहरादून ना आना पड़े, उसको अपना गांव छोड़ के और शहरों में ना आना पड़े। उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम इसको आने वाले समय में इसको हम कम करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उनके लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के लिए उनके लिए जीरो टॉलरेंस है। साथ ही वो विकास लाना चाहते हैं, निवेश बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं। जो मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो एक बहुत बड़ी खाई है उसे पाटना चाहते हैं। और सबसे ऊपर यहां की जो महिलाएं हैं, यहां के जो युवा हैं, उनके विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस इंटरव्यू को देखने के लिए।